हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू किए थे यूजीसी नेट जीआरएफ इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और अभी तक इसमें 2-3 पार्ट आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अगले एग्ज़ाम्स में आने के चांस भी हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौमिक शासकों में की है? अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौमिक शासकों में की है? तो उसका उत्तर होगा मान्यखेत के राष्ट्रकूट। मान्यखेत के राष्ट्रकूट शासक। दंतिदुर्ग ने, अब देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन यहाँ कुछ और फैक्ट मैं ऐड कर देता हूँ जहाँ ज़रूरत होती है, ताकि इसी के चलते आपको कुछ और जानकारी भी मिल जाए। दंतिदुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। तो मान्यखेत के राष्ट्रकूट। अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौमिक शासकों में की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मान्यखेत के राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंतिदुर्ग ने। कब की? 753 ईस्वी में। राजधानी कौन सी बनाई? मान्यखेत। अब देखिए सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने पहले से ही मिला रखा है। जैसे इधर दिए हुए कुछ व्यक्तियों के नाम या यात्रियों के नाम, और इधर दिए हुए हैं शासक। तो जैसे बिंबिसार से संबंधित व्यक्ति कौन सा है? जीवक। मैंने पहले से ही मिलान कर रखा है। जीवक कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य था, दरबार में रहता था। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस आया था। ये सीरियाई राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। अजातशत्रु का जो प्रधानमंत्री था वो वत्सकार था। और गोंडोफोर्निस के शासनकाल में दक्षिण भारत में सेंट थॉमस आया था। तो ये मिलान मैंने पहले से ही कर रखा है, आपको याद रखना है। बिंबिसार किससे संबंधित है? जीवक से। बिंदुसार डायमेकस से। अजातशत्रु वत्सकार से। गोंडोफोर्निस सेंट थॉमस से। फिर है सही मिलान कीजिए, वही क्वेश्चन है। इधर दिया हुआ है प्राचीन नगर, और इसका इधर दिया है आधुनिक प्रतिनिधि या आधुनिक नाम आप बोल सकते हैं। एक तरफ है प्राचीन नाम, एक तरफ है आधुनिक नाम। जैसे दसपुर, इसको आज हम लोग मंदसौर के नाम से जानते हैं। द्वार समुद्र, इसको हलेबीड के नाम से जानते हैं। मध्यमिका, इसको नगरी के नाम से जानते हैं। समापा, इसको जौगढ़ के नाम से जानते हैं। तो ये इधर प्राचीन नगर दिए हुए हैं और इधर आधुनिक प्रतिनिधि या आधुनिक नाम कह सकते हैं। फिर है तमिल कवियों की तीसरी संगम। तमिल कवियों की 3 संगम हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो तीसरी संगम की पीठ कहाँ थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा मदुरा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट देख लीजिए। तमिल कवियों की तीसरी संगम की पीठ मदुरा थी, जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। नक्कीरर। पांड्य शासकों द्वारा इसको संरक्षण मिला था। प्रथम तमिल संगम भी मदुरा में हुआ था। देखिए प्रथम और तीसरी, यानी पहली और तीसरी कहाँ हुई थी? मदुरा में। जबकि द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। संगम का मतलब कवियों का मिलन। तमिल कवियों का एक मिलन होता था दक्षिण भारत में, उसी को संगम बोला गया है। तो पहली और तीसरी मदुरा में हुई थी, जबकि दूसरी हुई थी कपाटपुरम। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है किस संगम कवि ने नंदवंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? मामूल नर, ये एक संगम कवि थे, तमिल कवि थे। इन्होंने नंदवंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। यहाँ एक फैक्ट और देख लीजिए। इल्गो अड़िंगल ने शिलप्पाधिकारम साहित्य की रचना की है। ये भी पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में आपसे। शिलप्पाधिकारम साहित्य की रचना किसने की है? इल्गो अड़िंगल। ये भी एक संगम कवि थे। अब यहाँ देखिए सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए करके कई सारे प्रश्न आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के प्रश्न पत्र में आते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने कई दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर मैंने 8 दे रखे हैं आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम्स जब होगा तो आपसे यहाँ किसी 4 को पूछा जाएगा।
और कहेगा सही मिलान कीजिए। एक तरफ ये अधिकारियों का एक प्रकार से पद है, आप कह सकते हैं सन्निधाता, और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया हुआ है। तो सन्निधाता कौन होता था? कोषागार का स्वामी। सन्निधाता कोषागार का स्वामी होता था। समाहर्ता कौन होता था? कर संग्रह विभाग का स्वामी या अधिकारी आप कह सकते हैं। पन्याध्यक्ष कौन होता था? वाणिज्य विभाग से संबंधित होता है। अंतर्वंशिक कौन होता था? रानी वास के रक्षक दल का स्वामी होता था। आठवीं कौन होता था? वन विभाग का प्रमुख। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। व्यवहारिक दीवानी मामलों का मुख्य न्यायाधीश। तो एक तरफ ये अधिकारी दिए हुए हैं जो कि प्राचीन काल में, मौर्य काल में आप इसको पढ़ेंगे, जब मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इन अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ उन अधिकारियों का अर्थ दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम सन्निधाता बोलें तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या थे, तो इसलिए यहाँ पे अर्थ भी दिया हुआ है। ऐसे आता है मिलाने के लिए एग्ज़ाम्स में, तो इसमें से कोई 4 आएगा, लेकिन यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया है ताकि आप याद रखें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सन्निधाता कोषागार का स्वामी, समाहर्ता कर संग्रह विभाग का स्वामी, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये सब इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं। फिर है शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 गांव दान में दिए थे? तो शासक कौन था? देवपाल। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर, देखिए देवपाल ने जावा कहाँ है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। देवपाल ने उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया था। तो हो सकता है आगे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उदंतपुरी जो बौद्ध मठ है बिहार में, उसका निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने। देवपाल ने किसको दिया था 5 गांव दान में? बालपुत्र देव को। बालपुत्र देव कौन था? जावा के शैलेंद्र वंश का शासक था। भारत के मुस्लिम वास्तुकला में नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? शाहजहां के भवनों में, यानी शाहजहां के शासनकाल में जो भवन बने हैं उसमें पहली बार 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग किया गया है। तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? इसामी ने अपनी रचना फुतूह अस-सलातीन में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया है। तुर्कान ए चहलगानी एक संगठन था जिसमें 40 तुर्क अमीर होते थे। इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, और बलबन ने इसको मिटा दिया था, इसको नष्ट कर दिया था। तो इतना फैक्ट आप याद रखिए कि तुर्कान ए चहलगानी क्या था? 40 अमीरों का एक संगठन था, समूह था, और इसमें इल्तुतमिश के 40 अमीर होते थे जो बहुत ही विश्वसनीय होते थे। इल्तुतमिश जिन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था उन्हीं को इस समूह में शामिल करता था। इसामी ने सर्वप्रथम इस चीज़ का उल्लेख किया है अपनी रचना फुतूह अस-सलातीन में, और बलबन ने बाद में इसको यानी तुर्कान ए चहलगानी को ख़त्म कर दिया, ये भी याद रखिए। फिर है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? सल्तनतकालीन प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित खाने जहाँ तेलंगानी का है। तो विशेषता क्या है? देखिए अब प्रश्न सेम टू सेम यही आया था, लैंग्वेज पढ़िए। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में जो बनवाया गया है एक मकबरा खाने जहाँ तेलंगानी, उसकी विशेषताएं पूछ रहा है आपसे। तो उसकी विशेषता क्या है? अष्टभुजाकार मकबरा है वो। जो खाने जहाँ तेलंगानी मकबरा है वो अष्टभुजाकार मकबरा है, और किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। खाने जहाँ तेलंगानी था कौन? फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था। तो ये आप याद रखिए। फिर यहाँ पे एक फैक्ट और देख लीजिए, तुगलक वास्तुकला में ढलवा दीवारों की प्रमुखता थी। आप तुगलक काल की जितनी भी मकबरे या जितनी भी इमारतें देखेंगे तुगलक काल की, वो सब ढलवा दीवारें पर बनी हैं। ढलवा दीवारें, सीधी दीवार नहीं है, ढलवा है। तो उस ढलवा दीवार को सलामी कहा जाता था। फिर है यहाँ पे मंगल नहीं मंगोल होगा। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था?
तो उस सेनापति का नाम था तारगी। तारगी ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। तारगी एक मंगोल आक्रमणकारी था। फिर आ गया सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान कीजिए मैंने पहले से ही मिला रखा है, सिर्फ आपको पढ़ लेना है। राजशेखर विद्वशाल भंजिका, ये एक तरफ इनकी रचना दी हुई है और दूसरी तरफ रचनाकार। तो राजशेखर ने किसकी रचना की है? विद्वशाल भंजिका की। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित्र की। महेंद्र वर्मन ने किसकी रचना की? मत विलास प्रहसन। और शूद्रक ने मृच्छक टिकम। फिर वही प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। एक तरफ शासक दिया हुआ है, दूसरी तरफ है सिक्कों पर प्रदर्शित आकृति। कुमार गुप्त के सिक्कों पर किसकी आकृति है? मयूर की। कनिष्क के सिक्कों पर अर्दोछो की आकृति। अब अर्दोछो क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये प्रश्न आया था सेम टू सेम। अगतोक्लीज के सिक्कों पर बलराम की आकृति है। क्षत्रप राजबुल के सिक्कों पर पल्लस की आकृति है। तो ये याद रखिए, अगतोक्लीज बलराम, कनिष्क अर्दोछो, कुमारगुप्त मयूर, क्षत्रप राजबुल पल्लस। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था किसके विरुद्ध? आपको बताना है किसके विरुद्ध। तो आंसर हो जाएगा गुरु हरगोबिंद सिंह के विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं व्याख्या इसकी। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध गुरु हरगोबिंद सिंह के विरुद्ध लड़ा था क्योंकि 1628 में शाहजहां का एक पक्षी या बाज उड़कर गुरु हरगोबिंद के खेमे में चला गया, जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया था, और इसी कारण कहा जाता है शाहजहां ने आक्रमण किया गुरु हरगोबिंद सिंह के विरुद्ध। मुगलों और सिखों के बीच दूसरा झगड़ा गुरु गोबिंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर हुआ था, तो ये भी जानिए। सही मिलान कीजिए। एक तरफ सूफी सिलसिले दिए हैं, दूसरी तरफ सिलसिले से संबंधित सूफी संत दिए हैं। तो कादरिया संप्रदाय या सिलसिला आप कह सकते हैं, इससे संबंधित कौन से संत हैं? शाह नियामतुल्लाह। शाह नियामतुल्लाह किससे संबंधित है? कादरिया सिलसिले से। नक्शबंदी संप्रदाय से कौन संबंधित है? ख्वाजा बकी बिल्लाह। नक्शबंदी संप्रदाय ख्वाजा बकी बिल्लाह। फिरदौसी संप्रदाय शेख बदरुद्दीन समरकंदी। सत्तारी संप्रदाय शाह अब्दुल्ला। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और आ सकता है। कादरिया संप्रदाय शाह नियामतुल्लाह, नक्शबंदी ख्वाजा बकी बिल्लाह, फिरदौसी या फिरदौस संप्रदाय शेख बदरुद्दीन समरकंदी, सत्तारी संप्रदाय शाह अब्दुल्ला। सही मिलान कीजिए। एक तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है। जैसे मसंद का अर्थ होता है, ये मराठों से संबंधित और सिख से संबंधित कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो मसंद का अर्थ होता है सिख गुरु का सहायक, यानी सिख गुरु का जो सहायक होता है उसको मसंद बोलते हैं। सहजदारी का मतलब होता है गैर खालसा सिख। और सरदेशमुखी का अर्थ होता है मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द। सरदेशमुखी का मतलब होता है जो राजस्व वसूल करता है। एक प्रकार से सरदेशमुख होता है और सरदेशमुखी होता है राजस्व वसूल करना। तो मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द सरदेशमुखी है। दल खालसा का मतलब है सिख धार्मिक संगठन। अगला प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ज्ञानेश्वर। इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा विवाद है, तो इसको आप व्याख्या देख लीजिए, फिर समझ जाएंगे क्या विवाद है। ज्ञानेश्वर को वरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। किसको? ज्ञानेश्वर को। ज्ञानेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? आलिंदी में। अब देखिए, एक और संत का नाम आता है नामदेव। नामदेव ने वरकरी संप्रदाय की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया, जिसके कारण नामदेव को वरकरी संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोनों चीज़ें आप समझ गए। वरकरी संप्रदाय का संस्थापक ज्ञानेश्वर को, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नामदेव को। तो अगर ज्ञानेश्वर नहीं है कहीं ऑप्शन में, नामदेव लिखा है, तो आप नामदेव को ही सही मानेंगे। अगर दोनों लिखा है तो आप ज्ञानेश्वर को सही मानेंगे। अगर वास्तविक पूछ रहा है तो नामदेव को आपको लिखना पड़ेगा।
समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजहिद की उपाधि दी गई है? तो मुगल सम्राट है शाहजहाँ। समकालीन इतिहासकारों ने शाहजहाँ को मुजहिद की उपाधि दी है। सही मिलान कीजिए। एक तरफ कुछ भक्ति काल के संत हैं, दूसरी तरफ उनके मत हैं या उनके सिद्धांत हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव धर्म से संबंधित थे। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति के कवि थे। तो ये आप देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न था। फिर है, अब देखिए ये कथन दिया गया है, यह ना भूलें कि निम्न वर्गों, उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी तरह रक्त और मांस है, वह आपके भाई हैं। यह शब्द किसने कहे थे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन मैंने 4 ऑप्शन ना दे करके सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बता दिया है। एग्जाम्स में आएंगे तो ऐसे नहीं दिया रहेगा, वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा। जैसे ज्योतिबा बाई फुले दे देगा, महात्मा गांधी दे देगा, स्वामी विवेकानंद दे देगा, एक कोई और दे देगा, फिर पूछेगा कि यह कथन किसने कहा, तो आपको बताना पड़ेगा। मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? द मद्रास मेल। मद्रास से प्रकाशित किया गया प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था द मद्रास मेल, जो कि संध्या यानी शाम को प्रकाशित होता होगा। इसके संपादक कौन थे? रॉबर्ट नाइट। अब देखिए इनका नाम भी है नाइट। रॉबर्ट नाइट द मद्रास मेल के संस्थापक थे। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का संपादन पंडित नेहरू ने 1938 में दिल्ली से शुरू किया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी में किसने किया? पंडित नेहरू ने। कब किया? 1938 में। कहाँ से शुरू किया? दिल्ली से। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले डी को देखिए, ये सही है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ये बिल्कुल सही है, तो डी सही हो गया। फिर है कोतवाल मलिक फ़खरुद्दीन उसका वफादार था। अलाउद्दीन खिलजी का वफादार कौन था? कोतवाल मलिक फ़खरुद्दीन। ये भी कथन बिल्कुल सही है। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की कराधान नीति की आलोचना की है। ये भी सही है। फिर है पहला कथन देखिए, उसने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की। ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना नहीं की थी, बल्कि इस विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आपका पहला जो कथन है वो गलत है। कौन सा चित्रकार व्यंग चित्रकार था? मिस्किन। ये मुगल काल का एक चित्रकार था मिस्किन। ये व्यंग मतलब व्यंग वाले चित्रकारी करता था। एक मिनट। तो मिस्किन एक व्यंग चित्रकार था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? यानी कौन सा इसमें शहर है या कौन सा स्थान है जहाँ पर डचों ने अपना मुख्यालय नहीं बनाया था? तो यहाँ पर हुगली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर डचों ने अपना केंद्र नहीं बनाया था। भारत में डचों का वाणिज्यिक केंद्र क्या क्या था? मसूलीपट्टनम था, कराईकल था, बालासोर में था। किंतु हुगली डचों का वाणिज्यिक केंद्र नहीं था, बल्कि ये किसका था? अंग्रेजों का। फिर है, किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में यह टिप्पणी की थी कि भारत में संवैधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजात वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया? यह कथन किसका है? आरपी त्रिपाठी का। ये एक इतिहासकार हैं। सही मिलान कीजिए। मालगुजार का मतलब क्या होता है? भूमिधारक प्राथमिक जमींदार। मुफ्ती का मतलब क्या होता है? मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते थे। अंजुमन का मतलब होता है स्थानीय मुस्लिम संस्था। खानजाद का मतलब होता है आनुवांशिक मुस्लिम अभिजात वर्ग। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। अब देखिए यहाँ उसे नहीं होगा, उस शासक का नाम बताइए जिसे वर्ष 1875 में
भारी कुशासन के कारण हटाया गया था। तो उस शासक का नाम था मल्हार राव गायकवाड़, जो कि कहाँ का था शासक था, बड़ौदा का। तो मैंने साइड में बड़ौदा भी लिख दिया है। मल्हार राव गायकवाड़ को 1875 में कुशासन के आधार पर हटाया गया था। उस समय वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 1872 से 76 तक भारत में वायसराय था। उसने 1872 ईस्वी में मल्हार राव गायकवाड़ को भारी कुशासन का आरोप लगाकर बड़ौदा से पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। इसी के शासनकाल में 1872 ईस्वी का नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसमें अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो है नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1872 में, आपको याद रखना है। कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं है? सहायक संधि आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि। तो उसके अंतर्गत आपको ये 4 कथन दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा सहायक संधि से संबंधित नहीं है। तो देखिए पढ़ते हम लोग, देखते हैं। पहला है, राज्य को अंग्रेजी जनरल या अंग्रेज जनरल के कमान में अंग्रेज बल रखना होगा। यानी जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा उस राज्य में एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रहेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, राज्य को अन्य राज्य के साथ युद्ध करने, शांति करने के लिए कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये भी ठीक है। सहायक संधि में ये भी प्रावधान था कि अगर कोई राज्य सहायक संधि स्वीकार करता है तो किसी अन्य राज्य से संधि या युद्ध तभी कर सकता है जब वो कंपनी से पहले अनुमति ले। तो ये भी सही है। तीसरा है, राज्य को अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय अन्य यूरोपियन शक्ति के साथ संबंध नहीं रखने होंगे। ये भी बिल्कुल सही है। यानी 3 कथन उपरोक्त सही हैं, चौथा गलत होगा, देख लेते हैं। यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है तो वह दत्तक ग्रहण कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि सहायक संधि में कहा गया था यदि किसी राज्य का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है तो वह व्यक्ति या वह राजा दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं कर सकता है। फिर है, 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? 1906 में किस स्थान पर प्रथम लूट हुई थी या स्वदेशी डकैती हुई थी? तो रंगापुर में हुई थी, याद रखिए रंगापुर। अब यहाँ थोड़ा एक फैक्ट और देख लीजिए। ककोरी कांड की घटना कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ और सहारनपुर के बीच में ककोरी नामक स्थान पर। चटगांव शस्त्रागार की घटना घटी थी 18 अप्रैल 1930 को। चटगांव शस्त्रागार की घटना 18 अप्रैल 1930 को। फिर उस गवर्नर, यहाँ उसे नहीं, टाइप मिस्टेक, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीयकरण कर दिया और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कर्जन किचनर का विवाद जो 1904-05 में हुआ वो किससे संबंधित था? वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का समाप्त करने से। वायसराय की जो परिषद थी उसमें सैनिक सदस्य का पद समाप्त करने से संबंधित था कर्जन किचनर विवाद। फिर सही मिलान कीजिए। अब यहाँ देखिए सही मिलान कीजिए, एक तरफ आंदोलन दिए हुए हैं, विद्रोह दिया है, दूसरी तरफ उसका जो है डेट या आप कह सकते हैं ईयर दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। कूका आंदोलन कब हुआ? 1820 से 1870 के मध्य। वहाबी आंदोलन 1860-70 के मध्य। मुंडा विद्रोह 93 से 1900 ईस्वी के मध्य। और मोपला किसान विद्रोह 1921 में हुआ। तो अब ये मिलान में दिया है, कभी कभी इसका आ जाता है कि इसको क्रम से लगाइए, सबसे पहले कौन सा हुआ, तो क्रम से आप लगाएंगे तब भी यही क्रम होगा। पहले कूका आंदोलन होगा, फिर वहाबी आंदोलन, फिर मुंडा विद्रोह, उसके बाद मोपला किसान विद्रोह। तो आप इसको ध्यान में रखिए। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। ये कथन किसका है? C.A. बेली। C.A. बेली ने कहा जो 1857 का विद्रोह था वो एक आंदोलन नहीं था बल्कि कई आंदोलन था। फिर है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये थ्यूसिडाइड्स ने कहा था, एक प्राचीन विद्वान है, थिंकर है, दार्शनिक है। इसी ने कहा था इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। थ्यूसिडाइड्स, याद रखना इसको। थ्यूसिडाइड्स ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि समय के संबंध में
वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमज़ोर नींव पर भवन निर्माण के समान है। तो इसको एंकर स्मिथ ने कहा था, एंकर स्मिथ ने कहा था, याद रखिएगा। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बर्नार्ड बारूच ने, बर्नार्ड बारूच ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। मार्शल योजना क्या थी? साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का एक आर्थिक पैकेज था मार्शल योजना। लैटिन अमेरिका, यहाँ व्याख्या देखिए, लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका को बोला जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसी को हम लोग लैटिन अमेरिका बोलते हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप के गरीब देशों में साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन मार्शल ने आर्थिक पैकेज देने की शुरुआत की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं बना? बाल गंगाधर तिलक। मतलब ये कांग्रेस के सदस्य तो थे लेकिन कांग्रेस के किसी सम्मेलन के अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी या आप कहें व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। बाल गंगाधर तिलक किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। सही मिलान कीजिए। अब देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, ये मैंने अभी आपको बताया था। पिछले 2-4 क्वेश्चंस के बाद अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये वाला मैंने आपको बताया था, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। और फिर एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में, शारदा अधिनियम 1919 में पारित हुआ। फिर सही मिलान कीजिए। एक तरफ ये व्यक्ति दिए हुए हैं, राइटर्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी किताबें दी हुई हैं। विलियम जोन्स ने किसकी रचना की? एशियाटिक रिसर्चेज। जेम्स फर्गूसन, आर्कियोलॉजी इन इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंघम, द स्तूप ऑफ भारहूत। जेम्स बर्गेस ने इंडियन एंटीक्वेरी की रचना की है। तो इसको आप थोड़ा सा 1-2 बार पढ़िए सही से, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। थोड़ा ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े कठिन माने जाते हैं। बुक्स और जो राइटर्स होते हैं, खासकर इंग्लिश वाले जो होते हैं, ये थोड़े टफ हो जाते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जेम्स बर्गेस, इंडियन एंटीक्वेरी। अलेक्जेंडर कनिंघम, द स्तूप ऑफ भारहूत। जेम्स फर्ग्यूसन, आर्कियोलॉजी इन इंडिया। विलियम जोन्स, एशियाटिक रिसर्चेज। E.H. कार का कार्य कारण संबंध के विषय में क्या विचार है? कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता, ये E.H. कार ने कहा था। E.H. कार एक इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा था इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है और कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता। फिर सही मिलान कीजिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? एक्सला-सैपल की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बेसिन की संधि हुई और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई। तो ये आप याद रखिए। और पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें किसकी संधि हुई थी? मद्रास की संधि, याद रखिए आप। फिर है वेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? वेवेल योजना का ठोस परिणाम था शिमला सम्मेलन का बुलाया जाना। अब व्याख्या देख लीजिए यहाँ पर वेवेल योजना क्या था। CR फार्मूला पर आधारित गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने संवैधानिक प्रतिरोध को दूर करने के लिए जून 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत की, जिसका ठोस परिणाम था शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताए जिसने, यहाँ देखिए उसे लिखा हुआ है, जहाँ उसे है उसको आप उस कर दीजिए। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था फ्रांसिस डे। अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ये भी बात आप याद रखिए। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, जबकि मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है।
किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? नेवासा। आद्य ऐतिहासिक स्थल नेवासा से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है। नेवासा है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। सही मिलान कीजिए। बागौर। बागौर स्थान किससे संबंधित है? यह एक राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल है। बागौर जो है राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है। माहेश्वर मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल है। टिक्कलकोटा कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको याद कर लीजिएगा। टिक्कलकोटा कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल है। बागौर, अब देखिए एक होता है बाघोर, तो अगर बाघोर आ जाए तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, लेकिन यहाँ बागौर है तो ये राजस्थान से संबंधित है और मध्य पाषाणिक स्थल है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है। माहेश्वर मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल है। फिर है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति के लेखक लियोपोल्ड वॉन रांके नहीं हैं? तो हिस्ट्री ऑफ रोम के लेखक नहीं हैं, बाकी जो 3 पुस्तकें दी हुई उसके लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ पोप्स, जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन, इन तीनों किताबों के लेखक कौन हैं? लियोपोल्ड वॉन रांके। लेकिन हिस्ट्री ऑफ रोम के लेखक कौन हैं? थियोडोर मॉन्सन। निम्नलिखित में से किसने यह लिखा कि कार्य कारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है? कार्य कारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है, किसने लिखा? तो ये लिखा है थियोडोर जेल्डिन ने। कार्य कारण संबंध इतिहास के लिए बाधक, थियोडोर जेल्डिन। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चंस था और आगे भी हम लोग ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं।